अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पीडीएम ने फैसला कर लिया कि एहतजाज का दायरा वसी होगा। अपोजिशन की तमाम जमातें मुस्ताफी होंगी, मगर ये इस्तीफे पहले मरहले में स्पीकर असेंबली के पास नहीं जाएंगे, बल्कि आने वाले 23 दिनों तक यानी 31 दिसंबर तक कौमी असेंबली से लेकर मुल्क की तमाम सूबाई असेंबलियों से अपोजिशन अरकान अपनी पार्टी क़यादत के पास इस्तीफा जमा करा देंगे। इसके बाद क्या होगा ये अब तक वाज़ेह नहीं है, जबकि कल पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। इन फैसलों का ऐलान आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने किया, जिसकी तौसीक मरियम नवाज ने भी की। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे। कौमी और सूबाई असम्बली दोनों तमाम मुल्क के कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। जलसों और मुजाहरों का शेड्यूल तय किया जाएगा। ये फैसला भी किया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब किया जाए, इसकी तारीख का तयन भी किया जाएगा। हम फिर इस्तीफे वापस नहीं चाटेंगे। लाहौर का जलसा तारीखी होगा और ये हुकूमत के लिए आखिरी कील साबित होगा। मौलाना साहब ने जो बात कर दी, हम सब की बात हुई है। शुक्रिया। अहम बात यह है कि पीडीएम इजलास के दौरान ये खबर सामने आई है कि नवाज शरीफ ने अपोजिशन अरकान के इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा कराने की तजवीज़ दी, मगर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि इस्तीफे ज़रूर जमा कराएं, मगर अपनी पार्टी की क़यादत के पास जमा कराएं। और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। नून लीग के अरकान ने आज से ही इस्तीफे पार्टी क़यादत को भेजना शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक लाहौर से नून लीग के रुकन कौमी असम्बली फजल खोकर और रुकन सूबाई असम्बली सैफ खोकर ने क़यादत को इस्तीफे जमा करा दिए, जबकि सरगोदा से एमएनए राना मुनव्वर गौस ने भी अपना इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को दे दिया है। मगर वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है कि जो इस्तीफ़ा देगा उसकी नशिस्त पर ज़िमनी इंतख़ाबात करा देंगे। सीनियर सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि हमें कोई मसला नहीं है, इस्तीफ़े देना अपोजिशन का हक़ है, मैं अपोजिशन से ज़्यादा पुरएतमाद हूँ। हो सकता है कुछ मुल्क अपोजिशन के पीछे हों, अपोजिशन की मुकम्मल कोशिश है कि मुल्क में इंतशार फैले, लेकिन हम इनके झांसे में नहीं आएंगे। एनआरओ और करप्शन केसेस के अलावा अपोजिशन से हर मामले पर बात करने को तैयार हैं। जब उनसे सियासी राब्ते करते हैं तो बात करप्शन केसेस पर आकर रुक जाती है। आज नैब को ख़त्म कर दें, अपोजिशन असेंबलियों में आ जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ, मैं ही जीतूंगा। करप्ट सियासी माफिया निज़ाम नहीं चलने दे रहा, लेकिन मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि निज़ाम चलेगा। यानी डेडलॉक बरकरार है, मामला तसादुम की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से क्या क्या फैसले हुए, पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत से भी इस्तीफ़ा देने के लिए मान गई, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, ये फैसला तो हो गया कि इस्तीफ़े होंगे, कहाँ से होंगे? नेशनल असेंबली से, और आपकी पंजाब में सूबाई असेंबली से आप लोग मुस्ताफ़ी होंगे, और पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत से भी मुस्ताफ़ी हो जाएगी? जी, तमाम असेंबलियों से इस्तीफे होंगे, उनका वक्त का तयन किया जाएगा। अच्छा, और उस वक्त का तयन आज क्यों नहीं हो सका, इसकी क्या वजह थी? नहीं, वक्त का तयन तो बाद में किया जाता है कि इस्तीफे कब देंगे। अभी तो पहला मरहला है, उसके साथ ही जो एजिटेशन का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा, लॉन्ग मार्च भी होगा, और इस्तीफे की एग्जैक्ट डेट जो है वो पीडीएम तय करेगी। लेकिन इस्तीफे जो है वो पार्टी की क़यादत को दे दिए जाएंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि सीक्वेंस अब ये होगा, पहले लाहौर का जलसा होगा, फिर आप लॉन्ग मार्च करेंगे, उसके बाद इस्तीफे की स्टेज आएगी। लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे की स्टेज नहीं आएगी। हाँ जी, ये इसके बाद जलसा है, फिर एजिटेशन है, फिर लॉन्ग मार्च है। ये तकरीबन 3-4 हफ्ते का प्रोसेस है। इसी दौरान फिर इस्तीफे भी आ जाएंगे। और अब्बासी साहब, एग्जैक्ट डेट है उसका तयन बाद में किया जाएगा। साथ ही मौलाना ने कहा कि पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन, जलसों और मुजाहरों का शेड्यूल भी अब आप लोग कल इस हवाले से तय करेंगे। आप लोगों ने कहा था पुरअमन हम एहतजाज करेंगे जी। एक तो पहले आप लोगों पर ये तनकीद हो रही है कि कोरोना फैल रहा है, आप लोग फिर भी अपने जलसे कर रहे हैं, मगर पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन, इसका मतलब है कि ये अब मामला पुरअमन तो नहीं होगा, आप ज़बरदस्ती हड़तालें करेंगे, कानून हाथ में लेंगे? नहीं, ये सब पुरअमन ही होता है जब तक पुलिस तशद्दुद ना करे। ये पाकिस्तान में हमेशा एजुटेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है और आज भी है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को ख़तरा हो सवाए हुकूमत के। अच्छा, मगर शटर डाउन हड़ताल तो जो जैसे हालात इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के रहे हैं, फिर कोरोना के बाद अब मुल्क खुला, फिर कोरोना फैल रहा है, कोई ताजिर खुशी से तो अपनी दुकानें बंद नहीं करेगा, शटर डाउन हड़ताल नहीं करेगा। आप लोग कराएंगे जो इमरान खान साहब करते थे और आप उन पर तनकीद करते थे, वही काम कराएंगे?
یقین کریں خوشی سے کریں گے، کیونکہ آج تاجر بھی تنگ ہے، پورا ملک تنگ ہے، تو وہ چاہتے ہیں اس حکومت سے جان چھوٹے اور ایک نیا سیاسی نظام ملک کے اندر آئے، کیونکہ اس حالات میں تو نہ ملک چل رہا ہے نہ تجارت ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے ایونچولی ڈائلاگ پہ ہی طے ہوتا ہے، لیکن وہ ڈائلاگ ان تمام انفلوئنسز سے ہوگا جو سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے اس میں ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جو سیاسی پارٹیاں ہیں، اس میں فوج ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، ان سب کو بیٹھ کر طے کرنا ہوگا کہ ہمارا ملک کیسے چلے گا۔ مگر بھائی صاحب آپ لوگ مداخلت کا کہتے ہیں کہ مداخلت نہ ہو، مگر جس طریقے سے مذاکرات ہوں گے وہ تو مداخلت ہی ہوگی کہ وزیر اعظم سے بات نہیں کرنی ہے، منتخب وزیر اعظم سے، اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ مداخلت کر کے ہی یہ کام کریں گے کہ وہ وزیر اعظم کو اور آپ کو بٹھائیں، تو پھر یہ ان کی مداخلت ختم کیسے ہوگی سب کے نتیجے میں؟ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں بٹھائیں، ہم تو کہتے ہیں ہم دعوت دے دیں گے، سارے آ جائیں، آ کر بات کر لیں، لیکن نیک نیتی سے، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ بات اس طرح نہیں ہوگی، اور بات بڑی سیدھی ہے، نہ ہمیں اقتدار چاہیے نہ ہمیں مفاد چاہیے۔ ہم تو ایک سمپل بات کرتے ہیں کہ جب تک ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا ہم ترقی نہیں کر پائیں گے، ہمارا وہی حال ہوگا جو آج ہے۔ تو اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو آئین پہ آنا ہوگا، اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو بتا دیں اس کو کیا اختلاف ہے، آئین میں تبدیلی چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیں۔ مگر دو وجہ سے ملک نے ترقی نہیں کی نا، ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ منتخب حکومتوں کو وقت نہیں پورا کرنے دیا گیا۔ 90 کی دہائی میں کیا ہوا، پھر ہم نے دیکھا اداروں نے کس طریقے سے مداخلت کی، آپ بھی منتخب حکومت کو وقت نہیں پورا کرنے دے رہے ہیں، اور اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیں گے تو وہ آپ کو آسانی سے حکومت نہیں کرنے دیں گے، تو اس سے ملک ترقی تو نہیں کرے گا آگے جا کے۔ دیکھیں یہ تو حکومت ایسی ہے جو ایک ریگڈ الیکشن کی پیداوار ہے، تو اس کو تو جو اس نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے، 2.5 سال میں ملک کو جہاں پہنچا دیا ہے، کیا آپ مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج کا جو نظام ہے یہ ملک کو ڈیلیور نہیں کر پایا، اب ہمیں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، آپ نے نظام کو بدلنا ہے، نظام کی جو خرابیاں ان کو دور کرنا ہے، اس کے لیے سب کو بیٹھنا ہوگا، ورنہ اس ناکام نظام کو آگے بڑھانے سے ملک کا مزید نقصان ہوگا۔ صاحب مگر اس سب میں پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے، وزیر اعظم نے بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ادارے بھی ظاہر بیٹھیں اور پھر سارے کے سارے مل کے بیٹھ کے بات کریں۔ اداروں کے خلاف نواز شریف صاحب تقاریر کر چکے ہیں اداروں کے سربراہوں کے نام لے کے، اور وزیر اعظم آپ کے استعفوں پر آج دوبارہ کہہ چکے ہیں کہ دیں استعفیٰ، میں بائی الیکشن کرا دوں گا۔ تو یہ بائی الیکشن ہو جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ کرا لیں جی بائی الیکشن، دیکھتے ہیں کیسے نظام چلتا ہے۔ پارلیمانی جمہوریت میں یک طرفہ نظام نہیں چلتا، پارلیمانی جمہوریت میں ایک چیز ہوتی ہے اسے اپوزیشن کہتے ہیں، آپ نے اس کو پوری دبانے کی کوشش کر لی ہے، پارلیمان کو مفلوج کر کے دیکھ لیا ہے، تو نظام نہیں چلا، ملک نہیں چلا، حکومت نہیں چلی، عوام مہنگائی کا شکار ہیں، ہر شخص پریشان ہے، جو نہ ہم اندرونی طور پہ بھی آج خطرات کا شکار ہیں اور بیرونی طور بھی خطرات کا شکار ہیں۔ تو ان چیزوں کا مقابلہ وہی حکومت کر سکتی ہے جو عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہو، اور جو ملک آئین کے مطابق چلے وہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ ہائیبریڈ قسم کے سسٹم اور یہ جو ہم ایکسپیریمنٹ کرتے رہے 73 سال، ان سے معاملہ نہیں چل رہا۔ اویس صاحب 1.70 کروڑ ووٹ لیا ہے عمران خان صاحب نے۔ جی لیا ہوگا، جہاں سے ووٹ آئے وہ سب جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت متنازع ہے، الیکشن متنازع ہیں، ملک نہیں چلا، 2.5 سال آپ نے کوشش کر لی نا ہائیبریڈ نظام چلا کر۔ آج ملک زوال پذیر ہے یا نہیں ہے؟ کیا 2018 میں حالات بہتر تھے، آج حالات بہتر ہیں؟ ایک سمپل سوال ہے۔ مگر بھائی صاحب جب اب حکومت کلیم کر رہی ہے کہ یہاں سے حالات بہتر ہو رہے ہیں، کرونا کی ہم پہلی لہر سے نکلے، دوسری لہر سے بھی اگر بچتے ہیں، IMF کے پروگرام میں اگر دوبارہ پاکستان اس کو بحال کرتا ہے تو 2-2.5 سال اس حکومت کو فیئر چانس نہیں ملنا چاہیے اپنا وقت پورا کرنے کا اور یہ ثابت کرنے کا کہ جی ہم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ صاحب آپ کتنے ایکسپیریمنٹ اور کریں گے؟ یہ ایکسپیریمنٹ تو ناکام ہو گیا ہے، یہ تو ہر لمحہ اس حکومت کا بھاری ہے ملک پر۔ آج ملک میں کوئی گورننس نہیں ہے، ملک مینیجیبل نہیں ہے، اکانومی تباہ ہو گئی ہے، آپ فزیکل ایشوز دیکھیں کہاں پر پہنچ گئے، حکومت کی ریونیو کلیکشن دیکھ لیں۔ آج ایک شعبہ مجھے بتا دیں جہاں پر مثبت بات آپ کو نظر آئے، 2.5 سال میں کوئی شعبہ بتا دیں جہاں پر حالات بہتر ہوئے ہوں،
कोई शोबा नहीं है। क्या फॉर्मूला है आपके पास? आप हो जाएं मुस्ताफ़ी, इदारे अभी भी इस हुकूमत के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो फिर आप कैसे गिरा लेंगे? जो प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, उससे तो हुकूमत नहीं गिरी। आपका तो एतराज़ ये है कि आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें होती थी, फिर भी इमरान खान और ताहिरुल क़ादरी आपकी हुकूमत नहीं गिरा पाए। इस हुकूमत का एतराज़ ये नहीं है कि साजिशें होती हैं, ये हुकूमत कहती है कि हम सेम पेज पर हैं, तो फिर कैसे गिरा लेंगे आप? जी, फ़र्क ये था कि हमारी हुकूमत जो थी वो तरक्की कर रही थी, वो मुल्क के मसाइल हल कर रही थी, अवाम खुश थे, CPEC इम्प्लीमेंट हो रहा था, मुल्क में टेररिज्म ख़त्म हो रहा था। आज तो हर चीज़ ज़वाल पजीर है। और मैं तो ये सिर्फ ये कहता हूँ कि जो इदारे भी हैं, जो हुकूमत भी है, उनको खुद एहसास होना चाहिए कि इससे पहले कि अवाम सड़कों पर आ जाएं, आप मसले को हल करने की कोशिश करें। तो उस वक्त कोई नहीं देखेगा किसने वर्दी पहनी है, किसने वर्दी नहीं पहनी, कौन कौन सी जमात का है। आप जो मईशत के हालात हैं, जो आम आदमी के हालात आज हैं, उससे सबक हासिल करें। उससे हमें खौफ आना चाहिए आज जो लोग इक़्तिदार में हैं कि आपने क्या हालत कर दी है, मुल्क की आम आदमी की क्या हालत कर दी है। उससे डरें। आप क्या दावतनामा तलाश करें? आप क्या दावतनामा भेजेंगे हुकूमत को भी और इदारों को भी कि जी पहले बात कर लें, उससे पहले आप मार्च करेंगे, फिर आप दावतनामा भेजने का इरादा रखते हैं? देखिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई समझता है कि वो हमसे ज़्यादा मुहिब वतन है तो ये मुल्क चल रहा है, तो वो अपना काम करता रहे, क्योंकि मुल्क नहीं चल रहा। हुबुल वतनी के दावे सबके हैं, हमें तो गद्दार कहा जाता है रोज़। तो आपको आज बैठना होगा। हुबुल वतनी बातों से नहीं होती, हुबुल वतनी काम करने से होती है। हुकूमत ट्वीट से नहीं चलती, हुकूमत काम करने से चलती है। बैठें कैसे? मुझे वो फॉर्मूला बताइए। आप चाहते हैं कि इदारे भी बैठें और फिर बैठकर फैसला करें कि इस मुल्क ने कैसे चलना है, निज़ाम ने कैसे चलना है, कैसे बैठेंगे? फिर आप कहते हैं कि आप दावत दे देंगे, तो वो कैसे दावत होगी, कैसे बैठेंगे? आप लोग पहले अपने एहतजाज का सिलसिला पूरा करेंगे, इस्तीफे दे देंगे, फिर बैठेंगे? नहीं, जब भी बैठना चाहें बैठेंगे आप उस वक़्त जब आपको ये एहसास होगा कि हमारा मुल्क नहीं चल रहा, जब आप इस बात का इतराफ़ करेंगे कि हमारा मॉडल नाकाम हो गया है, उस वक़्त आप बैठेंगे। उससे पहले इधर उधर की बातें हैं और ये वक्त गुजारने वाली बात है, ये पहले भी बहुत हो चुकी है। हमने 2.5 साल इंतज़ार किया, हर मौका दिया कि हुकूमत चले, इसके बावजूद कि जो यहाँ पर चीज़ें होती रही हैं वो सबके सामने हैं, वो ढकी छुपी नहीं है कि हमारे मुल्क में आज क्या निज़ाम है, आज अदलिया का क्या हाल है, आज मीडिया का क्या हाल है, आज मईशत का क्या हाल है। ये मामूली बातें नहीं हैं। हमने फिर भी बर्दाश्त किया, लेकिन अब मामला जो है वो काफ़ी दूर जा चुका है। तो अब यही है कि अगर एहसास है कि नाकामी हुकूमत की है और हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम सब मुहिब वतन हैं, तो फिर बैठें और मामले को हल करें। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी, हुकूमत से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। जो साहब, अपोजिशन ने फैसला कर लिया कि तमाम सूबाई असम्बलियों से, यानी सिंध हुकूमत से भी मुस्ताफ़ी होंगे। कब होंगे इसका ऐलान बाद में किया जाएगा, मगर उसूली फैसला हो गया है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं मैं बाई इलेक्शन करा लूँगा, अपोजिशन कह रही है ये बाई इलेक्शन इतने ज़्यादा कराना मुमकिन नहीं होगा और हम इस्तीफ़े दे के खामोश नहीं बैठे होंगे, एहतजाज ही कर रहे होंगे। आपके ख्याल में हो जाएंगे इलेक्शन और ये मामला चलेगा ऐसे ही आगे? देखिए, दो पहलू है ना, एक तो आईनी पहलू है और एक जो है वो सियासी पहलू है। अगर आप खालिस्तन आईनी पहलू को सामने रखें तो फिर तो जाहिर है इस वक्त जो हमारे मेंबरान की तादाद है वो इस कदर ज़्यादा है कि उसके लिए कोरम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 84 अराकीन चाहिए होते हैं कोरम के लिए और आपको 172 लोग चाहिए हैं हुकूमत को अक्सरियत के लिए, और इस वक्त हुकूमत के पास जो है वो अक्सरियत से भी ज़्यादा लोग हैं। लिहाजा आइनी तौर के ऊपर तो कोई अमर माने नहीं है कि अगर इस्तीफे दे अपोजिशन तो आप उसकी जगह इलेक्शन जो है वो जा सकते हैं। दूसरा जो इसका मामला है वो सियासी है। सियासी मामला यकीनी तौर के ऊपर ये है कि इसका एक पॉलिटिकल क्राइसिस होगा और जो बहरान होते हैं वो जो मुल्क अगर हुकूमत कायम भी रहे तो मसला ये है कि आप अगर वो गवर्नेंस में इतनी ज़्यादा सियासी तलखियाँ हों, गवर्नेंस होना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको आपके प्रोग्राम में और कई दफ़ा और जगहों के ऊपर भी जहाँ पे भी मुझे मौका मिला है मैंने ये बात कही है कि एक हमें मिनिमम कॉमन एजेंडा हुकूमत को और अपोजिशन को तय करना चाहिए, और ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा। मुसलसल तलखियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बड़े मामलात के ऊपर
ہمارے ہاں کوئی رول آف گیم طے نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم آخر کرائسس آئے گا تو اس کو ایورٹ کرنا کیسے ہے, کوئی معاملہ ہو کیسے کرنا ہے. احتساب کے اوپر اس وقت معاملہ اڑا ہے, اور اپوزیشن کا یہ حقیقت ہے کہ میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, سچی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو اپنے 8-10 کیسز سے بڑھ کر کسی اور معاملے سے کوئی بڑی دلچسپی نہیں ہے. اور پھر فوجی صاحب پھر اب یہاں سے آگے بڑھیں کیسے؟ اگر اگلے 1 مہینے تک, اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی بھی بات کریں گے, پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہوں گے, ریلیاں بھی نکلیں گی, لاہور جلسے کے بعد یہ معاملہ چلے گا, پھر استعفوں پر بات جائے گی, تو یہ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے حکومت چلتی رہے گی, حکومت بھی موجود ہے, اداروں کی سپورٹ بھی حکومت کے ساتھ موجود ہے, تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, عدم استحکام کا بھی مسئلہ نہیں ہے, یا کوئی اسٹریٹجی ہے اس سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم تو پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی بلکہ ایک بات ہو رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ NRO نہیں مانگیں اور مقدمات کے اوپر آپ یہ نہیں کہیں, اپوزیشن نہ کہے کہ ہم مقدمات کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ریلیف دیا ہے, تو بات چیت میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں بھی, آپ جب نیب کی امینڈمنٹ آ رہی تھی آپ کے پروگرام میں, میں اس وقت بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ان معاملات سے بات شروع ہوتی ہے جہاں پہ کوئی اتفاق رائے ہو سکے. اگر آپ سب سے زیادہ اختلافی مسئلے سے بات شروع کرنا چاہیں تو وہ پھر بات شروع میں ہی آگے نہیں بڑھ رہی تھی. معاملہ ہمارا تو ہونا مگر وہ چاہیے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت سے بات کرنی نہیں ہے, ہم اس حکومت کو نہیں مانتے, باقاعدہ طور پر ایک مذاکرات ہوں جس میں ادارے بھی بیٹھیں اور آگے کیسے چلنا ہے اس میں بے شک حکومت بھی بیٹھے, اور آگے اس ملک نے کیسے چلنا ہے اس بات کو طے کیا جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے بھی نہیں مذاکرات کریں گے. نہیں, بات یہ ہے کہ کسی کے شوق کے اوپر اس طرح, تو ظاہر ہے وہ ایک سیاسی بیان ہے فضل الرحمان صاحب کا یا باقی لوگوں کا, ان کی بھی تو اتنا قد نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کر سکیں. فضل الرحمان صاحب ہوں یا باقی اس وقت پارٹیز جو ہیں, پیپلز پارٹی ہے, PMLN ہے, وہ تو علاقائی پارٹیز ہیں. اگر پاکستان میں سچی بات تو یہ ہے کہ عمران خان اور PTI کا جو اس وقت قد ہے اس لیول کی, تو باقی اپوزیشن میں کوئی بھی پارٹی نہیں ہے. لہٰذا بات چیت تو عمران خان کے بغیر کیسے ممکن ہے, PTI کے بغیر کیسے ممکن ہے, وہ معاملہ مگر وہ کہہ رہے ہیں PTI بھی ہو مگر ادارے بھی بیٹھیں اور پھر ساتھ طے کریں کہ اس ملک نے آگے کیسے چلنا ہے, اور پھر الیکشن ہونے ہیں, یہ سارا کا سارا معاملہ, اور حکومت جائے. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس طریقے سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو اس کا کوئی فریم ورک ہو سکتا ہے؟ فریم ورک ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ بڑی دلچسپ جو ہے وہ ان کا مطالبہ ہے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ فوج کا اور اداروں کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے, لیکن دوسرے ہی لمحے آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کا سیاسی کردار ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو آپس کے اختلافات خود وہ حل کرنے کی اہل نہیں ہے, لہٰذا اداروں کو بیٹھ کر کے, یعنی فوج کو بیٹھ کر کے یا عدلیہ کو بیٹھ کر کے ہمارے درمیان معاملات طے کرانے چاہیے. پھر اب یہ سچویشن دیکھی جائے کہ اگلے 1-1.5 مہینہ سیاسی عدم استحکام ہوگا, یہ سڑکوں پر ہوں گے, پھر استعفیٰ بھی دیں گے, مگر حکومت اس کو اس طرح ریڈ کر رہی ہے کہ ہم سروائیو کر جائیں گے, یہ جو بھی کر لیں, عدم استحکام ہوگا مگر حکومت سروائیو کر جائے گی. اس طرح حکومت دیکھ رہی ہے اس کو؟ دیکھیے, حکومت کو سیاسی طور کے اوپر کوئی بڑا نہیں ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اس وقت کے جلسے جو ہیں یا لوگ ہیں وہ اس قدر ہیں کہ آپ اس کے نتیجے میں کوئی بڑا خطرہ ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ استحکام میں بڑے فیصلے نہیں ہو سکتے, اور پاکستان کو بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے. لہٰذا جب بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو ایک منیمم جو ایک گیم کے رولز وہ طے کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اپنا ایک قدم پیچھے لینا چاہیے, اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ذرا اپنے آپ کو ٹھہراؤ پیدا ہونا چاہیے, اور بات ہونی چاہیے کہ ہم معاملات کو حل کیسے کریں. صرف ہر بات کے اوپر یہ کہ میں نہیں مانتا, اور میں عمران خان 1.70 کروڑ ووٹ لے کے آئے ہیں, آپ کیسے نہیں مانتے ہوئے, ان کو ماننے بغیر چارہ کیا ہے. باقی جو اس وقت ہمارے جو باقی لیڈرشپ ہے, بلاول صاحب ہوں, مریم ہوں, فضل الرحمان ہوں, یہ عمران خان کے قریب بھی نہیں ہے اپنے سیاسی قد میں. لہٰذا یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا اور روزانہ ہم ایک ڈگر پکڑ لیں, اس سے تو بات نہیں چلتی. بہت شکریہ. فوجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا خیال ہے کہ ایک قدم حکومت کو اور اپوزیشن کو پیچھے لینا چاہیے, اور بات چیت ہی سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, قرآن پر بات کریں گے. سپریم کورٹ میں آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ خود 6 رکنی عدالتی بینچ کے سامنے پیش ہوئیں اور دلائل دیے. سماعت کے دوران انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ 6 رکنی بینچ کیسے 7 رکنی بینچ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست سن سکتا ہے.
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 6 रुकनी बेंच तश्कील देकर गलती की। सुप्रीम कोर्ट का रूल 26A कहता है कि दरख्वास्तें वही बेंच सुन सकता है जिसने पहले समाअत की हो। समझ नहीं आता सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स फॉलो क्यों नहीं कर रही। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस को बेंच से निकाला गया। 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस को निकालकर मेरे हुकूक मुतासिर किए गए। सरीना ईसा के एतराज़ात पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जवाब देते हुए कहा कि मानता हूं 6 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार नहीं दे सकता। दौरान समाअत जस्टिस फाइज़ ईसा की अहलिया ने कहा कि उनके शौहर के खिलाफ सदारती रेफरेंस जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया तो मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा थे। तमाम मामलात को देखते हुए चीफ जस्टिस ने नजरसानी की दरख्वास्तों की समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया, इसलिए वो इस मामले में फरीक हैं, रेस्पोंडेंट हैं। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रही हैं, आप हद क्रॉस कर रही हैं, आप अपनी हद से बाहर ना जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाअत में चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगाया जाए। आप इदारे और उसके सरबराह के बारे में बात करते हुए मोहतात रहें। चीफ जस्टिस बेंच बना सकता है, ये उनका आईनी इख्तियार है। अदालती रिमार्क्स के बाद सरीना ईसा ने माफी मांगते हुए कहा कि मेरा मकसद किसी मुअज़्ज़िज़ जज की दिल आज़ारी नहीं था। अगर किसी जज की दिल आज़ारी हुई है तो मैं मुआज़रत चाहती हूँ, गलती हुई है तो मुआज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन चीफ जस्टिस इस मुकदमे में फरीक हैं। चीफ जस्टिस शो कॉज जारी करने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन थे, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आप कवानीन से वाकिफ नहीं हैं, आपको अदालती तरीक़ेकार का इल्म नहीं है, इसलिए इदारे और चीफ जस्टिस पर सवालात उठाए। आप एक फैमिली की तरह हैं, सिर्फ अपने कानूनी नुक्ते तक महदूद रहें। दौरान समाअत जस्टिस फाइज़ ईसा की अहलिया ने अदालत से दरख्वास्त की कि मुकदमे की समाअत के लिए 10 रुकनी बेंच बनाया जाए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपके नकात नोट कर लिए हैं, आप हकाइक को नज़रअंदाज कर रही हैं, हम नजरसानी अपील नहीं सुन रहे हैं बल्कि बेंच की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त सुन रहे हैं। सरीना ईसा ने मजीद दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं हुकूमत के तर्ज़ अमल पर एहतजाज करती हूँ। शहजाद अकबर और वज़ीर कानून प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राय आमा और अदालत पर असरअंदाज हुए। दौरान समाअत बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि ये अदालत के लिए भी स्पेशल केस है। अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज इस वक्त मुल्ज़िम नहीं हैं, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, अदलिया की आज़ादी उसके एहतसाब से जुड़ी है। समाअत के दौरान सरीना ईसा ने दलाइल देते हुए ये भी कहा कि मैं इस केस में फरीक नहीं थी। फरीक ना होने के बावजूद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 81 बार मेरा नाम लिया। दौरान समाअत जस्टिस फाइज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक और सीनियर वकील रशीद रिजवी ने भी दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी और जस्टिस फाइज़ ईसा ने अपनी रसानी की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सरकारी ओहदेदारों ने मेरे और मेरे अहले खाना के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई। जस्टिस याया आफरीदी के फैसले की रोशनी में मेरी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया जाए। जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी को भी बेंच का हिस्सा बनाया जाए। जून 2020 के फैसले के पैराग्राफ 2 ta 11 पर नजरसानी करके उसे वापस लिया जाए। जस्टिस फाइज़ ईसा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FBI की रिपोर्ट से मैं और मेरी अहलिया मुतासिर हो सकते हैं। FBI की रिपोर्ट ना मुझे और ना ही मेरी अहलिया को फराहम की गई। FBI की रिपोर्ट भी रेफरेंस की तरह गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के लिए मीडिया को लीक की गई। जून के फैसले से अदलिया की आज़ादी को एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया गया। अदलिया की आज़ादी एग्जीक्यूटिव के हाथ में देना आइन के खिलाफ है। फैज़ाबाद धरना केस के बाद MQM और तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्तों में ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। दरख्वास्त में मज़ीद लिखा कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का निजी तौर पर रेफरेंस के बारे में बताने का मकसद मेरा इस्तीफ़ा लेना था। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। गंदम और चीनी की किल्लत और कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने दरामदात का देर से और तेज़ी से सिलसिला तो शुरू किया, लेकिन इन दोनों अशिया की एकदम इतनी बड़ी मिकदार में दरामदात से कराची पोर्ट पर रश की सूरत हाल पैदा हो गई है। पोर्ट इंतजामिया गंदम और चीनी के कार्गोस को तरजीही बुनियादों पर पोर्ट में जगह दे रही है, जिससे पोर्ट पर दीगर सेक्टर्स की दरामदात और बरामदात मुतासिर हो रही हैं। ताजिर परेशान हैं क्योंकि उनका माल पोर्ट पर फंसा हुआ है और उनके माल को ऑफलोड करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आज इस हवाले से डॉन अखबार में खबर शाया हुई, जिसमें कहा गया कि इस वक्त कराची पोर्ट में गंदम और चीनी की दरामदात को तरजीह दी जा रही है, जिसकी वजह से तेल और खाद के सेक्टर्स की दरामदात पोर्ट पर फंसी हुई हैं। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर का कहना है कि उनकी बरामदात मुतासिर हो रही हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर ने खबरदार किया है अगर उनको बर वक्त खाद की बर्थिंग की इजाज़त ना मिली तो गन्ने और मकई की फसलें मुतासिर हो सकती हैं। इस हवाले से उन्होंने वजारत खुराक को खत लिख कर सूरत हाल से आगाह कर दिया है। डॉन अखबार के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि हमें सूरत हाल का इल्म है, हमें बरामदात के मुतासिर होने की फिक्र है, क्योंकि पोर्ट पर जगह तो मौजूद है लेकिन दुरुस्त हैंडलिंग की ज़रूरत है। उन्होंने मसले को आर्जी करार दिया और कहा कि बेशतर गंदम दरामद हो चुकी है, बाकी की दरामदात मुस्तकबिल में वक्फे से की जाएंगी। कराची पोर्ट पर इस वक्त
गंदम और चीनी की दरामदात को हुकूमती ऑर्डर पर तरजीह दी जा रही है। खबर के मुताबिक वजारत तिजारत के ज़राए ने बताया कि चीनी और गंदम की दरामदात तरजीही बुनियादों पर बरकरार रहेगी, क्योंकि उनकी दरामदात से मार्केट में आटे और चीनी की कीमतों में कमी आई है। कराची पोर्ट पर रश की सूरत हाल है, दीगर सेक्टर्स परेशान हैं। इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद की रिपोर्ट देखिए। मनसूबाबंदी हो तो ऐसी, बंदरगाह पर चीनी और गंदम के जहाज़ों को तरजीह की पॉलिसी तिजारत की नकलो हमल हिला के रख दे। गंदम के जहाज़ों को तरजीहन बंदरगाह पर लगाने से फर्टिलाइजर जहाज़ों की आमद में ताखीर हो, यानी जिस गंदम के लिए तरजीह दी जा रही है उसी गंदम की अगली फसल के इब्तदाई दौर में खाद इंपोर्ट सुस्ट्रॉ की जाए। सिर्फ यही नहीं, कुछ दीगर अहम तरीन अजनास की रसाई में ताखीर के सबब महंगाई को भी खुश आमदेद कहा जाए। फैब पे आउट ऑफ टर्न व्हीट लगता है और सोयाबीन, कनोला ये जहाज नहीं लग रहे, सही है, जिसकी वजह से मुर्गी भी यानी मील की प्राइसेस भी महंगी हो गई है क्योंकि डैमेज लग रहा है। और आपने एडिबल ऑयल की प्राइस बढ़ा दी। व्हीट को 3 बर्थ दे देना चाहिए और 3 बर्थ पे 8-8 हज़ार टन रोज़ाना डिस्चार्ज करे, उतनी गाड़ियाँ भी दे और 24,000 टन होगा। आप 6 बर्थ दोगे तब भी 24 होगा। खराब मनसूबाबंदी और बंदरगाहों की कम सलाहियत ने सिर्फ इम्पोर्ट ही नहीं, एक्सपोर्ट को भी मुतासर किया है। सीमेंट के जहाज़ों को बंदरगाह के बाहर एक हफ्ते इंतजार करना पड़ रहा है। मुल्की बका के लिए अहम तरीन एक्सपोर्ट के एक जहाज को 10 दिन इंतजार करना पड़ा कि कब आलमी मंडी को पाकिस्तानी सीमेंट मैसर आ सके। ऐसी जालिम आलमी मंडी जो एक सेंट पर सौदे मंसूख कर देती है। जहाज़ों का इंतजार बड़ा महंगा है। एक दिन इंतजार पर इजाफी औसत $15,000 जहाज मालिक को देने होते हैं। अब इस सूरत हाल में नकलो हमल के ज्यादा काम के सबब ट्रक मालिकान ने भी किराए बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स को भी पता है ऑब्वियसली उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से मतलब ये जो सारा कंजेशन पोर्ट के उस पर आप देखें पूरी एक चेन चलती है जो कि अफेक्ट करती है बिल्कुल एंड यूज़र तक। आप जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो यू हैव टू कीप द बैलेंस, ठीक है। उसमें आप किसी एक कमोडिटी को अगर सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं कि वी हैव टू मेक दिस क्वांटिटी सरप्लस इन द मार्केट जस्ट टू कंट्रोल द प्राइस, तो उसकी दूसरा आपको एंगल भी देखना है जहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट हर्ट हो रही है। ज़रा मुल्क की सबसे बड़ी कराची बंदरगाह के काम के तरीके भी मुलायजा हों। पुराने और सुस्त रॉ तरीकों के सबब वो माल जो जहाज से दुनिया में 2 दिन में खाली होता है वो 4 दिन में खाली हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत ने गंदम के जहाज को पहले लगाने की पॉलिसी तो बना ली, लेकिन अजनास की खराब मनसूबा बंदी करने वालों को सजा न दी। पर अवाम को सजा जरूर मिलनी है, वो ऐसे कि जहाज़ों के इंतजार पर हज़ारों डॉलर्स के जुर्माने हों या ट्रक किरायों में इजाफे का असर। कारोबारी तबका वसूली अवाम से ही करेगा। प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के लिए कैमरामैन तला खान के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। इतलात यही है कि मुतालिका वज़ीर अली ज़ैदी ने यह मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आमतौर पर बात करेंगे। यूरोप में PIA पर मुसलसल सफरी पाबंदियों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सिविल एविएशन और वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के तरीका कार पर सवालात उठा दिए। साथ ही इशारा दे दिया है कि एहतसाब होना चाहिए, किसी पर जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए और खुद अटॉर्नी जनरल ने मामले की तहकीकात कराने की तजवीज़ दे दी है। आज पायलट सकलेन अख्तर की मुलाजमत से बरतरफी और लाइसेंस मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जब तक पायलट का लाइसेंस क्लियर नहीं होता यह हवाई जहाज नहीं चला सकेगा। अदालत PIA को पायलट की नौकरी पर बहाली से मुतालिक भी कोई हिदायत नहीं देगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी को यह मामला भेज रहे हैं, नए डायरेक्टर जनरल इसको देखेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कानून में कहाँ लिखा है कि वफाकी हुकूमत DG का इजाफी चार्ज दे सकती है। सेक्रेटरी ने अपने आप को DG समझकर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी की इजाफी चार्ज के तौर पर बतौर DG तैनाती कानून के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बोर्ड ऑफ इंक्वायरी किस कानून के तहत सेक्रेटरी ने तश्कील दी थी। सेक्रेटरी के इस तरह से के फैसले से नेशनल एयरलाइन पर बुरे असरात पड़े। चीफ जस्टिस ने सिविल एविएशन के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या ये मुल्क किसी की ख्वाहिशात पर चलता है या कानून पर चलता है। जिस तरह पायलट्स लाइसेंस के मामले को हैंडल किया गया बहुत मायूस कुन है। इस तरह के बयानात से मुल्क के इमेज को नुकसान हुआ है। नेशनल एयरलाइन की सर्विस मुअत्तल है। बैरून मुल्क मौजूद हमारे पायलट्स भी मुतासिर हुए। एविएशन डिवीजन के तरीक़ाकार ने पूरे प्रोसेस को मशकूक बनाया है। अब तो ये क्लियर हो चुका है कि 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली होने की मालूमात गलत थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि एहतसाब जरूरी है, किसी को तो इसका जिम्मेदार ठहराना होगा। इससे मुल्क के तशख़्ख़ुस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है।
جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں تجویز دوں گا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب کیس کی دوبارہ سے سماعت ہوگی، مگر عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے کہ معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا اور 262 پائلٹس کے لائسنسز کا دعویٰ بھی غلط تھا، جس کا احتساب ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔